हेलो स्टूडेंट। तो हम सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री मेजर 7 फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देख रहे थे। तो ये हमारी 4th वीडियो होगी जिसमें कि हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट एंट्रोपी। यानी कि यहाँ पर हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताना है। ये लॉ कौन सा है, ये लॉ क्या कहता है, बहुत सारे अलग अलग वेज बताने जिससे कि हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इसका आंसर शुरू करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लिखेंगे एज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो इट्स एंट्रोपी अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। हमने फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा एंड थर्ड लॉ क्या बताता है, हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अगर आपने एंट्रोपी की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, ताकि आपको इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। इसकी भी क्लास हमने ले रखी है, तो ये वाली वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको एंट्रोपी के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो थर्ड लॉ बोलता है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर जब एब्सोल्यूट जीरो पहुंच जाता है, यानी कि पूरा जीरो पहुंच जाता है, तो एंट्रोपी जो होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। कभी भी एंट्रोपी जो होगी वो जीरो नहीं होगी। एंट्रोपी जीरो होने का मतलब है कि वहां पर रैंडमनेस नहीं होता। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, जो भी लिक्विड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट होता है या फिर गैसेस स्टेट होता है, उसमें रैंडमनेस होती ही है। हम ये जानते हैं कि लिक्विड और गैसेस स्टेट में तो होता है रैंडमनेस, लेकिन सॉलिड में कहाँ से? सॉलिड में भी होता है। आपने स्कॉटकी डिफेक्ट पढ़ा होगा, आपने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा होगा क्लास 12 में सॉलिड स्टेट में, तो आपको पता होगा कि वहां पर भी बहुत सारी चीजें डिफेक्ट पाई जाती है सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, जो कि डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जब भी किसी सिस्टम की टेम्परेचर जो है वो जीरो पहुंच जाएगी, एब्सोल्यूट जीरो पहुंच जाएगी, फिर भी जो एंट्रोपी होता है वो जीरो नहीं पहुंचता है, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है। यानी कि उस वैल्यू तक वो वहां तक जाएगा एंड एंट्रोपी जो है रुक जाएगा। यानी कि रैंडमनेस की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा गति में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। आपने ये पढ़ रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में। एंड आगे ये बताता है एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज यूजुअली जीरो। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो आमतौर पर जीरो होती है एंड इज ओनली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राउंड स्टेट्स इट हैज। एंड इसे हम सिर्फ तभी डिटरमाइन कर सकते हैं उनके पास कितना ग्राउंड स्टेट्स प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट प्रेजेंट है, इससे हम पता कर सकते हैं। अब ये इसका कहने का मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं, वो हमें आगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम और क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है द कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम लाइक प्रेशर और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। हमने जो कहा वहाँ पर कि जब एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है टेम्परेचर, तब भी जाकर के एंट्रोपी जो होती है वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आई है एंट्रोपी को, वो डिपेंड नहीं करता है किसी भी अदर पैरामीटर का। और वो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? प्रेशर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी कि उसका जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उस पे। अदर जो पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पे डिपेंड ये नहीं करता है। एंड सेकंड है द सिस्टम मस्ट बी इन स्टेट विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि जो सिस्टम होता है वो एक ऐसी स्थिति में होता है जहां पर उसकी पॉसिबल एनर्जी जो होती है बहुत ही कम होती है एब्सोल्यूट जीरो पे। ठीक है, यानी कि कभी भी किसी भी चीज की एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तो एनर्जी भी वहां पर जीरो हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि क्योंकि वो रैंडमनेस दिखाता है, थोड़ा सा डिफेक्ट उसमें भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होता है उसकी जो एनर्जी होती है जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जीरो नहीं होगी, मिनिमम हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। तो इसी के कहने का मतलब है कि द सिस्टम मस्ट बी इन अ स्टेट, यानी कि सिस्टम एक ऐसे स्टेट में होगा विद द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि मिनिमम पॉसिबल एनर्जी, कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होगा एब्सोल्यूट जीरो पर भी। ठीक है, तो ये कहता है। थर्ड पॉइंट है द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। यानी कि जब एक बहुत ही ज्यादा प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा जो कि प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होगी, बाकी अदर सब्सटेंस की नहीं होगी। एंड लास्ट पॉइंट आता है नो सिस्टम कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो। कोई भी सिस्टम जो है वो एब्सोल्यूट जीरो को रीच नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता एब्सोल्यूट जीरो पे। आई होप तुमको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा, और इसको हम अनसर्टेनिबिलिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये क्या बताता है हमें? विच स्टेट दैट, और ये अनसर्टेनिबिलिटी प्रिंसिपल जो होता है ये बताता है नो प्रोसेस कैन रीच एब्सोल्यूट जीरो इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम और स्टेप। यानी कि कोई भी प्रोसेस होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं पहुंच सकता है एक फाइनाइट टाइम पे और स्टेप पे। ठीक है, कितना भी आप स्टेप कर लो, कितना भी आप टाइम लगा लो, लेकिन वो जो है एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, एंड आगे हम लिखते हैं दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट फॉर डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड टेम्परेचर। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है जो डिटरमाइन
करता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी को किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसे हमने पीछे भी देख लिया, जब वो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगी तभी जा करके एब्सोल्यूट जीरो पे उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। तो ये था हमारा स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एब्सोल्यूट एंट्रोपी को यानी कि एंट्रोपी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसको बताइए। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर है स्टेप फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एंट्रोपी। कौन कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो। सबसे पहले हमें यहाँ पर एंट्रोपी को निकालना है एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, 0 केल्विन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी एंट्रोपी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारे पास प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ के हिसाब से S हो जाएगा 0। S का मतलब है एंट्रोपी फॉर अ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल। हमने क्या कहा कि प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा तभी जाकर के एब्सोल्यूट एंट्रोपी 0 होगी। तो यहाँ पर S हो जाएगा 0 जब आपके पास परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल होगा टेम्परेचर 0 होने पर, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप आता है हीट कैपेसिटी मेजरमेंट, यानी कि हीट कैपेसिटी को मेजर करके हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली द हीट कैपेसिटी, जिसे हम CP से लिखते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड एट वेरियस टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे हम हीट कैपेसिटी को मेजर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो अप टू द डिजायर्ड टेम्परेचर। तो आपको 0 से लेकर के स्टार्ट करना है और जहाँ तक आप टेम्परेचर चाहते हैं, यानी कि हो सकता है -4 डिग्री सेल्सियस या फिर 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस में ले रहे कि प्लस में ले रहे, तो वहाँ पर आप हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप हीट कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है। थर्ड स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। अब हमने जो हीट कैपेसिटी को निकाला है उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी S एट अ गिवन टेम्परेचर T इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। जो हमने S निकाला था फर्स्ट स्टेप में, वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर भी दिया हुआ था। तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके एक फार्मूला पुट कर देंगे जिससे कि हीट कैपेसिटी आ जाएगी हमारी। हीट कैपेसिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं CP/T से। जो हमने CP निकाला था उसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर के टेम्परेचर। 0 का मतलब है एब्सोल्यूट जीरो एंड T का मतलब होता है डिजायर्ड टेम्परेचर, जो हमने स्टेप 2 में देखा था। तो यहाँ S का मतलब होता है एंट्रोपी, T का मतलब होता है टेम्परेचर। इस तरह से लिखने का मतलब है कि यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इस फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप है जिसमें कि CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। C से हम लिखते हैं हीट कैपेसिटी को, कांस्टेंट प्रेशर है इसीलिए हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। T का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। फोर्थ स्टेप है इंक्लूजन ऑफ फेज ट्रांजिशन, यानी कि यहाँ पर कोई फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होना, गैस से सॉलिड में चेंज होना, ये सारी चीजें होती है। इफ देयर आर फेज ट्रांजिशन, यानी कि मेल्टिंग हो रहा होता है या फिर बॉइलिंग होता है, एग्जाम्पल के लिए विद इन द टेम्परेचर रेंज, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस एसोसिएटेड विद दीज ट्रांजिशन इज एडेड। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज होगा टेम्परेचर के बीच में वो ऐड हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी ट्रांजिशन हम बोल सकते हैं। डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एच का मतलब होता है यहाँ पर एंथैल्पी चेंज, एंड टी ट्रांजिशन का मतलब है वो टेम्परेचर जिसपे वो क्या कर रहा है, अपने फेज को कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे कि जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वाटर का हमने बॉइलिंग पॉइंट ये पढ़ा है। तो वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो अपने फेज को ट्रांजिशन कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टी ट्रांजिशन। जहाँ पर ये जो डेल्टा एच है ये फेज ट्रांजिशन का एंथैल्पी होता है, एंड टी ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। पहला स्टेप तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है तब जाकर के आप एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तब जाकर के आप कैसे निकाल सकते हो एंट्रोपी, जिसे हम बोलते हैं समिंग कंट्रीब्यूशन। द टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट द डिजायर्ड टेम्परेचर इंक्लूड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमने टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी देखा अलग अलग टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमें चाहिए, तो उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ CP/T। तो ये जो CP/T हमने देखा था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि हमने ऊपर देखा स्टेप 3 में। तो आप CP/T का इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं। एंड एंट्रोपी चेंजेस फ्रॉम फेज ट्रांजिशन, यानी कि ये दो मेन चीजें होती है जो हमने 3 और 4 में देखा, इसका इस्तेमाल करके हम एंट्रोपी को निकाल सकते हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम रिविजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि जब टेम्परेचर जो होता है किसी भी सिस्टम का वो एब्सोल्यूट जीरो पहुंच जाएगा तो वहां पर जो एंट्रोपी होती है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। फिर हमने देखा है स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एंट्रोपी, जिसमें कि सबसे पहले हमने एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो देखा, जो कि यूजुअली S इज इक्वल टू 0 होगा जब आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लेते हो तब जा करके। फिर हमने देखा हीट कैपेसिटी मेजरमेंट आप कर सकते हो कैसे, तो 0 से लेकर के डिजायर्ड टेम्परेचर होता है वहां पर आप CP को निकाल सकते हैं। फिर हम हीट कैपेसिटी का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं थर्ड स्टेप में, वहां से हमें S पता चल जाएगा। स्टेप 4 में हमने देखा कि जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो वहां पर क्या चेंजिंग होती है।
इसे हम बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंड लास्ट आता है समिंग कंट्रीब्यूशन, जो कि हमने पूरा इसमें क्या देखा कि मेनली आप कहाँ से निकाल सकते हो, CP/T का इंटीग्रेशन करके, एंड जो फेज ट्रांजिशन होता है उसमें एंट्रोपिक चेंज को देख करके, ठीक है। तो आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।